जाते हैं। इसे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज या ईडीसी के नाम से पुकारा जाता है। ईडीसी का ये पैसा बिल्डर ग्राहक से लेकर प्रशासन को देता है ताकि इलाके में बुनियादी सुविधाएं दी जा सके। लेकिन एनसीआर में कई ऐसी जगह हैं जहां सड़कों और बिजली पानी का बुरा हाल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ग्राहक को उसके दिए पैसे के एवज में वो सहूलियतें नहीं मिलती हैं जो कहा जाता है? ये जानने की कोशिश की है वसुधा शर्मा ने। आशीष कौल ने 2006 में अपनी जमा पूंजी से ग्रेटर फरीदाबाद में घर खरीदा। मकान मिलने का वक्त आया तो जिस सेक्टर में उनका मकान है वहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यहां ज्यादातर सेक्टरों का यही हाल है। आशीष जैसे खरीदारों का दावा है कि मामला सिर्फ सरकारी लापरवाही का नहीं बल्कि हरियाणा के बिल्डरों और अधिकारियों के बीच सांठगांठ का है। अगर आपने गुड़गांव या फरीदाबाद में फ्लैट बुक कराते समय अपने बिल्डर को लाख 2 लाख रुपए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के तौर पर दिए हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के आसपास का बुनियादी ढांचा जस का तस पड़ा हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि आपके पैसे गए कहां और अब वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के 15 सेक्टरों में मकान खरीदारों की आरटीआई अर्जियों से ईडीसी के बारे में कई राज खुले। बिल्डर को दिए गए लाइसेंस पर सालाना प्रति एकड़ एक विशिष्ट दर पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या डीटीसीपी विकास शुल्क तय करता है। बिल्डरों को इसी दर को प्रति वर्ग फुट के हिसाब से खरीदारों पर लागू करना चाहिए। मकान के खरीदारों का दावा है कि डेवलपर उनसे सुपर एरिया का शुल्क लेते हैं जो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है। इससे वो एक प्रोजेक्ट में करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। जो 100 रुपए की अगर ईडीसी होती है पर स्क्वायर फीट, वो कलेक्ट करता है 150 रुपया। 50 रुपया उसमें से कमा लेता है। उसके बाद वो जमा भी नहीं करता। अपनी विल और फैंसी के ऊपर है, कितना डिपॉजिट कर दो, 25% कर दो, 15% कर दो, उतना करके वो बाकी सारा पैसा अपनी सर्कुलेशन में रखता है। बैंक से लोन लेगा, उसको 18% देना पड़ेगा। यहाँ पे उसको फ्री फंड का पैसा मिल रहा है, वो अपनी जेब में रखता है। जो 15% वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देता है, वो तो गवर्नमेंट के पास आ जाता है। वो 15% पे ही बैठी रहती है। आरटीआई अर्जियों से भी साबित होता है कि 31 दिसंबर 2012 तक ग्रेटर फरीदाबाद के बिल्डरों पर सरकार का 1500 करोड़ ईडीसी बकाया है। क्यों न हो, हरियाणा में बकायेदार बिल्डरों के लिए मुनासिब माहौल जो है। आप जो टोटल ईडीसी प्लस एनहांस्ड ईडीसी है उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका 25% का बैंक गारंटी उसके पास जमा करा दे और वो उसको 50% की ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑफर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 50% लोगों को बसा देगा विद नो रोड्स, विद नो लाइट, विद नो ड्रेनेज, विद नो ड्रिंकिंग वाटर एंड नो इलेक्ट्रिफिकेशन। हुडा के हलफनामे में पता चलता है कि ईडीसी के तौर पर गुड़गांव में 9,500 करोड़ रुपए किए गए, जबकि सिर्फ 4,800 करोड़ खर्च हुए हैं। हुडा इन इल्जामों को सरासर खारिज करता है। Just in the last 2 years, पिछले 2 सालों में हमने हुडा के तहत 2500 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये सब नजर नहीं आ रहा क्योंकि जिन सेक्टरों में काम चल रहा है वहाँ अभी कोई रहने नहीं गया है। फिलहाल खरीदार ये पता नहीं कर पाते कि उनसे वसूले पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से ईडीसी भुगतान की लिस्ट इंटरनेट पर मुहैया हो और खरीदार सीधे हुडा के दफ्तर में ये भुगतान कर दे तो दिक्कत ही न आए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये लूट जारी रहेगी। फरीदाबाद से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ पीड़ित उपभोक्ता हैं जिन्होंने इस विषय को लेकर काफी कदम उठाए हैं और उनको काफी कामयाबी मिली है। श्री आशीष कौल हमारे साथ हैं और श्री सर्वधर्मन सिंह ओबेरॉय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, रिटायर्ड कर्नल है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। तो चलिए आशीष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए किस प्रकार की समस्याएं आप जूझ रहे हैं और किस प्रकार के कदम आपने उठाए। जो ईडीसी का मसला है, मेरे हिसाब से भारत में काफी सारे उपभोक्ता इस समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि जो वहां की जो बेसिक सहूलियतें हैं उनके आसपास के इलाके की वो उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो जो कदम आपने उठाए और उनसे किस प्रकार की प्रेरणा देना चाहेंगे आप, जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको? बुनियादी जरूरतें जैसे ईडीसी से जो सड़क बननी है, पानी की सुविधा क्रिएट करनी है, वो आपने देखा कि है ही नहीं।
ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, वैसे ही गुड़गांव के अंदर हाल है। 9,500 करोड़ रुपया 2001 से लेकर 2013 तक सिर्फ गुड़गांव से उन्होंने कलेक्ट किया है, और खर्च 13 साल में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ अभी भी उनकी जेब में पड़ा है। अगर इसी तरीके से वो खर्च करेंगे तो अगले 20 साल तक भी वो 5,000 करोड़ जो इनके पास अभी एक्स्ट्रा है वो खर्च नहीं होने वाला। इसका मतलब है सड़कें नहीं बनने वाली, पानी नहीं आने वाला, ये सारी प्रॉब्लम सबको झेलनी पड़ेंगी। ईडीसी का पैसा बिल्डर हमसे ले लेगा, वो अपनी जेब में रखेगा, कुछ सरकार के पास भी आ जाएगा, काम हमें नहीं मिलेगा, जो हमारा पैसा है उसकी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। ओबराय साहब, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे गोरख धंधे में? बिल्डर की गलती है, प्रशासन की गलती है, किसकी गलती है? ये गलती तो पॉलिटिकल क्लास की है। चौटाला साहब ने स्टार्ट किया था, और उन्होंने मतलब चौटाला साहब से और उनके पहले वालों ने कि प्राइवेट बिल्डर्स को कैसे सेटल किया जाए यहाँ पे, उसमें हम कैसे पैसे बनाएं, और आज तक यही चल रहा है। अब जो ब्यूरोक्रेट है वो पहले थोड़ा सा सतर्क थे, अब वो भी मिल गए, तो अब तो पूरा ब्यूरोक्रेट बिल्डर पॉलिटिकल नेक्सस हो गया है। तो आशीष जी, मैं वही जानना चाहूंगा कि एक जागरूक ग्राहक को किस प्रकार अपने राइट्स जानने चाहिए। मैं यही आपसे पहले भी पूछ रहा था कि जो लोग ये शो देख रहे हैं और इसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप उनके लिए समाधान क्या बताएंगे? उनको कैसे समाधान ढूंढना चाहिए, किस प्रकार वो अपने बिल्डर को पकड़े, किस प्रकार प्रशासन के पास जाएं? देखिए, पहली बात तो मैं ओबराय साहब से थोड़ा डिफर करूंगा इस बात पे कि यहाँ बड़ा बिल्डर छोटा बिल्डर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जितना बड़ा है वो उतना बड़ा चोर है। छोटा बिल्डर तो उसको देख के वही कॉपी कर रहा है, वही पॉलिसीज कॉपी कर रहा है, बड़े वाला भी नहीं देता। गुड़गांव के अंदर 15,000 करोड़ के अंदर टोटल ईडीसी जो हरियाणा में कलेक्ट करी गई है वो 15,000 करोड़ है। 9,000 करोड़ भी खर्च नहीं किया गया। बिल्डर ने कितना कलेक्ट किया? बिल्डर ने इस 15,000 के पीछे 30,000 करोड़ कलेक्ट कर लिया, 15,000 करोड़ अपनी जेब में कर लिया। एक बैकडोर लिक्विडिटी हो गई, उसको बैंक से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब ग्राहक क्या करे? ग्राहक को एक एग्रीमेंट दिया जाता है, जब वो फ्लैट खरीदता है उसके 3 किस्तें देने के बाद एक एग्रीमेंट साइन करा जाता है कि जो ईडीसी होगी फ्यूचर में या अभी जो मैं आपसे डिमांड करूंगा वो आपको देनी पड़ेगी। अब मैं एक एग्रीमेंट के अंदर आ गया कि मुझे ये पैसे देने हैं, वो उस समय नहीं बताता कि 300 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए स्क्वायर फीट, वो उस समय कुछ नहीं बताता, सिर्फ बताता कि आपने एक ईडीसी देनी होगी। अब वो एक डिमांड आती है एग्रीमेंट होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जिसमें वो मुझसे वो रकम मांगता है। एक बारी में या 2 इंस्टॉलमेंट वो मुझसे रकम ले लेता है। उसके बाद वो सर्विस टैक्स या ईडीसी सरकार को नहीं जमा करा रहा, वो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? लेकिन जो जहां तक कानून की बात है, अगर मैं शायद गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कानून ये कहता है कि जो ईडीसी चार्ज है वो आप अपने लोकल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या एक ग्राहक होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जाके ये रेट्स पहले टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से चेक कर लें? जो सर्कल अथॉरिटीज हैं जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, इनको तो पता ही नहीं है कि कौन से लाइसेंस के ऊपर कितना ईडीसी जमा होगा या उसके ऊपर चार्ज हो रहा है। ये तो चंडीगढ़ में बैठे सीए को पता है, वो लगाते हैं इसके ऊपर ये ईडीसी। तो ओबराय साहब, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? क्योंकि आप लोगों ने पैसा दे दिया है, लेकिन आपको कौन सी ऐसी सहूलियतें हैं जो नहीं मिल रही हैं और आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परसों रात को मेरे कॉम्प्लेक्स में ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। रात को पानी नहीं था, 30,000 रुपए का पानी खरीदना पड़ा। और जब हुड्डा को बोलते हैं, कहते हैं आपकी वाटर कनेक्शन तो हमने दी हुई है, लेकिन वाटर कनेक्शन में पानी नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि 3-4 दिन में हम कुछ करेंगे। जी। और सड़कों का कैसा हाल है? जो वहाँ के ड्रेन्स हैं उनका कैसा हाल है? ड्रेन्स तो बने ही नहीं है गुड़गांव में अभी। सीवेज सिस्टम अभी ले कर रहे हैं, सीवेज सिस्टम अभी ले करने की बात कर रहे हैं। पूरा शहर तो अभी कवर नहीं हुआ, शायद अगले 10 साल में कवर होगा। और ड्रेनेज लगाने की तो बात ही नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। आप दोनों स्टूडियो में आए और ये सारी जानकारी हमको दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर से इस चर्चा से जो निकल के आया उसमें यही लग रहा है कि ईडीसी के नाम पर ग्राहक तो अपना पैसा दे रहा है, लेकिन जरूरत है प्रशासन को ज्यादा सतर्क और ईमानदार होने की, ताकि जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए वो उन्हें मिले। दुख की बात यह है कि हमारे देश में पहले मकान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सड़कें और सीवर पड़ती हैं, जो कि बाहर के देशों में जाएं तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं होती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।